दोस्तों हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर 7th फेज टीचर भर्ती के लिए एनसीईआरटी का निचोड़, इसके अंदर हम लोग एशिया व अफ्रीका में नव साम्राज्यवाद का उपनिवेशवाद के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। आप किसी भी प्रकार की टीचर अभ्यर्थी हैं, चाहे 1 to 5 हो, 9 10 हो या फिर 11 12 हो, उसके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी का निचोड़ को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और इस तरह का वीडियो लगातार पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, उपनिवेशवाद की बात करें दोस्तों, उपनिवेशवाद की शुरुआत 15वीं शताब्दी से हुई है। उपनिवेशवाद की शुरुआत कब हुई है? 15वीं शताब्दी से हुई है। और उपनिवेशवाद की शुरुआत पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा किया गया था। ये भी याद रखिएगा, उपनिवेशवाद की शुरुआत पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा किया गया और इसके बाद में इसमें शामिल हुआ है ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस। तो इस तरह से मुख्य रूप से उपनिवेशवाद की शुरुआत जो किया गया था वो पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा, बाद में इसमें शामिल हुआ था ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस। आगे बात करें, पुर्तगाली राजकुमार हेनरी, इसी का नाम था हेनरी द नेविगेटर, और ये जो उपनिवेशवाद की शुरुआत में मुख्य भूमिका निभाया था पुर्तगाली राजकुमार हेनरी, जिसका नाम है हेनरी द नेविगेटर। आगे बात कर लें, बार्थोलोमियो डियाज नाविक के द्वारा केप ऑफ गुड होप की खोज 15वीं शताब्दी में किया गया। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ पर। केप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा किया गया? बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा किया गया। और बार्थोलोमियो डियाज एक प्रकार के एक मुख्य रूप से ये नाविक थे। इसी बार्थोलोमियो डियाज नाविक के द्वारा केप ऑफ गुड होप की खोज 15वीं शताब्दी में किया गया। आगे हम लोग बात करें, 1498 में वास्को डिगामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल ये बनेगा कि 1498 में समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था? वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। आगे है, स्पेन के नाविक कोलंबस, ये कहाँ का नाविक था? स्पेन का नाविक था। कोलंबस ने 1492 ईस्वी को अमेरिका की खोज की थी। इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा दोस्तों कि स्पेन के नाविक थे ये कोलंबस, और इसी कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज किया गया। अगर हम लोग बात कर ले स्पेन, तो इस स्पेन की राजधानी कहाँ हुआ करती है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी कहाँ पर है? मैड्रिड। आगे बात करें, आगे है कोर्तेस और पिंजरो नामक व्यक्ति ने लैटिन अमेरिका की खोज किया था। आगे बात करते हैं, ब्रिटिश नागरिक जॉर्ज जॉन कैबोट, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश नागरिक जॉन कैबोट के द्वारा कनाडा की खोज किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कनाडा की खोज जॉन कैबोट के द्वारा, और ये कहाँ का व्यक्ति था? तो ब्रिटेन का ये नागरिक था। ब्रिटिश नागरिक जॉन कैबोट के द्वारा कनाडा की खोज किया गया। आगे बात करें, 1577 ईस्वी में ब्रिटिश नागरिक विलियम डेर्क, 1577 ईस्वी में ब्रिटिश नागरिक विलियम डेर्क के द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाया गया। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पूरे विश्व के चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विलियम ड्रेक थे। और ये विलियम ड्रेक कहाँ का नागरिक था? तो ब्रिटेन का नागरिक था। और कब इन्होंने पूरे विश्व का चक्कर लगाया था? तो 1577 ईस्वी में पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। इन्हीं यात्राओं के कारण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर लगभग पूरे विश्व का पता लगा लिया गया था। यानी 1577 ईस्वी में ब्रिटिश नागरिक विलियम ड्रेक के द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाने के बाद पूरे विश्व के लगभग सभी देशों का पता लगाया जा चुका था, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर। आगे बात करें, उपनिवेशवाद के 2 मॉडल तैयार किया गया था, और पहला मॉडल जो तैयार किया गया था वो पुर्तगालियों के द्वारा तैयार किया गया था। उपनिवेशवाद के 2 मॉडल तैयार किया गया था। पहला मॉडल पुर्तगालियों के द्वारा, इसमें था क्या? इसके अंदर जो था एक किलाबंद व्यापारी के केंद्र की स्थापना की जाती थी, जिसमें बिक्री के लिए सामान लाया जाता था, जैसे सोना, शराब, मसाले इत्यादि। ये किलाबंद व्यापारी केंद्र, ये था पहला मॉडल। और इसी मॉडल से पुर्तगालियों को फायदा यह हुआ कि काम करने के लिए मुफ्त में दास मिले, लेकिन इससे महंगी वस्तुएं प्राप्त नहीं हो सकी। दूसरे मॉडल की बात करें तो दूसरा मॉडल
द्वारा इंडोनेशिया में स्थापित किया गया था। नीदरलैंड द्वारा इंडोनेशिया में स्थापित किया गया था दूसरा मॉडल, और इस दूसरे मॉडल के अंदर संपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र पर अधिकार करके अपने नियम बनाए जाते थे और व्यापार के साथ उत्पादन भी भागीदारी हुआ करती थी। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे है 19वीं शताब्दी में मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया। 19वीं शताब्दी में ही लैटिन अमेरिका स्पेन से मुक्त हो पाया था। 19वीं शताब्दी में ही लैटिन अमेरिका स्पेन से मुक्त हो गया। 1882 ईस्वी में ब्राजील भी पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। 1822 ईस्वी में ब्राजील पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। आगे बात करें नव उपनिवेशवाद। नव उपनिवेशवाद को प्रोत्साहित करने वाले कारण, नव उपनिवेशवाद को प्रोत्साहित करने वाले क्या क्या कारण है, इसके अंदर निम्नलिखित बहुत सारे कारण हैं। तो जैसे प्रमुख कारण में औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, अतिरिक्त वित्त एवं निवेश की आवश्यकता हुई, राष्ट्रीय गौरव की भावना का विकास हुआ, घरेलू समस्या से लोगों का ध्यान बांटना, यूरोपीय खोजों से एक बड़े भूभाग का पता चलना, ईसाई मिशनरियों का दबाव। ये सभी जो है तो ध्यान रखिएगा नव उपनिवेशवाद के प्रमुख उदाहरण है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका 1884 से 1890 तक तीव्र प्रचार हुआ अफ्रीका में उपनिवेशवाद का। 1884 से 1890 के बीच में उपनिवेशवाद का बहुत ज़्यादा तेजी से प्रचार प्रसार हुआ अफ्रीका के अंदर। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1884 से 1890 ईस्वी के बीच अफ्रीका में उपनिवेशवाद का मुख्य रूप से बहुत तेजी से प्रचार हुआ। 1884 से 1885 में बर्लिन कांग्रेस ने अफ्रीका को विभाजन का प्रोत्साहित किया। इसी सभा में जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने अफ्रीका के विभाजन का प्रस्ताव रखा था। प्रथम विश्व युद्ध तक लाइबेरिया और इथियोपिया को छोड़कर पूरे अफ्रीका का उपनिवेशीकरण कर दिया गया था। 1882 में ब्रिटेन ने मिस्र पर कब्जा किया। 1882 में ब्रिटेन ने मिस्र पर कब्जा किया। सूडान, केनिया, युगांडा पर भी अधिकार किया। साथ में ब्रिटेन के साथ में सूडान, केनिया, युगांडा पर भी अधिकार कर लिया ब्रिटेन ने। इटली ने इरिट्रिया और सोमालीलैंड पर अधिकार किया। इटली ने इरिट्रिया और सोमालीलैंड पर अधिकार किया। जर्मनी के द्वारा अधिकार किया गया क्षेत्र जो था टोगोलैंड, केशनन, तंजानिया और नमाबिया का क्षेत्र था। इन सभी क्षेत्रों पर जर्मनी ने अधिकार किया। 1899 से 1901 बोअर के युद्ध में विजय के बाद ब्रिटेन ने ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट पर भी अधिकार कर लिया। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा यहाँ पर दोस्तों कि बोअर का युद्ध 1899 और 1901 के बीच में हुआ था, और जब 1899 और 1901 के बोअर के युद्ध में ब्रिटेन ने जब इसको विजय प्राप्त किया तो इसके साथ में ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट पर भी अधिकार किया था। इसके बाद सूडान से लेकर ब्रिटेन तक फ्रांस के बीच संघर्ष होता गया। इसके आगे बात करें हम लोग 1904 ईस्वी में दोनों के बीच संधि हुआ। इस संधि में ब्रिटेन ने अधिकार किया और सूडान पर। 1904 ईस्वी में दोनों के बीच संधि हुआ और इस संधि में ब्रिटेन ने किस पर अधिकार कर लिया तो सूडान पर अधिकार कर लिया। फ्रांस का अधिकार मोरक्को पर किया गया। फ्रांस ने कहां पर अधिकार किया? मोरक्को पर। आगे बात कर ले हम लोग एशिया से संबंधित। 1870 ईस्वी तक ब्रिटेन भारत एवं दक्षिण पूर्वी देशों पर कब्जा कर चुका था, लेकिन इसके बाद ब्रिटेन की नज़र अफगानिस्तान और फारस यानी ईरान पर पड़ी। अफगानिस्तान पर अधिकार करने के लिए ब्रिटेन ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी और अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया। आगे बात करें फारस पर रूस का प्रभाव था, इसलिए 1907 में ब्रिटेन और रूस के बीच में संधि हुई जिसके तहत फारस पर रूस का अधिकार स्वीकार किया गया। आगे बात करें जर्मनी का प्रभाव तुर्की पर था, इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों हम एनसीईआरटी का जो निचोड़ है पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद उपनिवेशवाद एशिया अफ्रीका का जो विभाजन हुआ
इसके माध्यम से हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इस तरह का वीडियो हम आप लोगों के लिए रेगुलर लेकर आएँगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।